Hello student, this is Mr. Kapil Girdhar. How are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, in this video, we are going to learn the very basic concept of verb, and also we will learn the difference between the main verb and the helping verb. So without wasting any time, let's verbs को जानते हैं. देखिए, verbs यानी जो verb होती है, आप उसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं. क्रिया यानी एक्शन. कोई भी सेंटेंस जब होता है उसमें कम से कम एक वर्ब होती है, एक क्रिया होती है. ठीक है. आप जब भी कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे चाहे उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कुछ ना कुछ वर्ब जरूर होगी. अगर वो वर्ब नहीं होगी उसके अंदर तो वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा. और जैसे कि प्रीवियस वीडियो में टेंस की मैंने आपको बताया भी था कि टेंस में हम इस चीज की स्टडी करते हैं कि हाउ टू यूज वर्ब्स, वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं. इसीलिए आज की वीडियो में मैं वर्ब्स को डिफाइन करता हूं आपके सामने कि किस तरह से वर्ब्स को हमें पढ़ना है और इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं. आज की जो मैं वीडियो बता रहा हूं आपको, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं टेंस से रिलेटेड जो वर्ब्स होती है, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में बेसिक वर्ब, उसको ही मैं डिफाइन करने जा रहा हूं आपके सामने. ओनली बेसिक वर्ब को. देखिए, जब आप कोई बेसिक वर्ब पढ़ते हैं यानी जिससे सेंटेंस हम बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो टू पार्ट्स में आप समझते हैं. दो अलग अलग पार्ट्स में आपको उसको समझना होता है. जैसे कि पहला, फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया. मेन वर्ब, मेन का मतलब क्या हुआ? मुख्य क्रिया. और इसी को आप एक और नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं लेक्सिकल वर्ब. यानी चाहे आप इसको मेन वर्ब बोलिए, चाहे आप इसको लेक्सिकल वर्ब बोलिए, बात एक ही है. इन दोनों का सेम मीनिंग होता है मेन वर्ब. लेक्सिकल और मेन का मीनिंग सेम हुआ. और दूसरी साइड जो हमारी वर्ब होती है जिसको हम पढ़ते हैं, वो होती है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जो हेल्प करने के लिए बनाई गई है. आपको इनके फंक्शंस को अच्छे से समझना चाहिए. जैसे जो मेन वर्ब होता है, ये जो मेन वर्ब हम पढ़ते हैं, इस मेन वर्ब का एक्चुअल में कोई ना कोई मीनिंग होता है. इसका कोई मीनिंग आपको जरूर दिखाई देगा सेंटेंस के अंदर. ठीक है. जैसे ही आप कोई वर्ड सेंटेंस बना के देखिए, आप उसमें देखेंगे कि एक वर्ब है और उस वर्ब का मीनिंग भी हो, और उसका मीनिंग है तो उस वर्ब को आप मेन वर्ब या फिर उसको लेक्सिकल वर्ब बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक वर्ब ली है गो, जाना. गो का मीनिंग क्या होता है? जाना. उसकी फॉर्म्स भी होती है. फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, सेकंड फॉर्म उसकी वेंट हो गई, थर्ड फॉर्म उसकी गॉन हो गई, और लास्ट फॉर्म उसकी होती है गोइंग. तो इनका प्रॉपर मीनिंग है. अगर आप इससे सेंटेंस बनाओगे तो आपकी जो वर्ब ये मानी जाएगी, वो मानी जाएगी मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब. यानी एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब का होना जरूरी होता है. इसलिए कह सकते हैं कि इसका मीनिंग लाइन में होना चाहिए. जिसका मीनिंग होता है वही क्या होती है? मेन या फिर लेक्सिकल वर्ब होती है. और हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए आप आगे फर्दर उसको कुछ थ्री पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगी. जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है, तो उसको फर्स्ट में हम क्या नाम देते हैं? एक उसका पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी का मीनिंग हुआ हेल्पिंग वर्ब का एक छोटा सा पार्ट. उसमें हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को डिफाइन करना चाहें तो आप देखेंगे कि उसमें आती है 3D. 3D का मतलब होता है डू, डज और डिड. जैसे आपने 3D मूवी देखी होगी, इसी तरह से इंग्लिश में भी 3D होते हैं, डू, डज, डिड. आपने देखा होगा जब भी आप ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ते हैं, लेसन्स पढ़ते हैं, तो अक्सर आप इन्हीं में कंफ्यूज होते हो, डू, डज, डिड में. ये 3D हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं. चाहे चेंज ऑफ वॉइस देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच देख लीजिए, काफी सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें डू, डज, डिड का रोल होता है और बहुत कंफ्यूज होते हैं उसमें स्टूडेंट्स. तो ये हमारा क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है. फिर ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया. यानी एक फर्स्ट पॉइंट उसका हुआ 3D. डू, डज, डिड को हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब.
और ये किसका पार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टू बी। टू में इसमें टू इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि देखो अगर किसी वर्ड से पहले हम टू लगा देते हैं, इससे पता चलता है ये एक वर्ब है, ये एक क्रिया है। तो बी, और बी की कुछ फॉर्म्स होती हैं जैसे कि इज एम आर, इज एम आर। और क्या हो सकता है, पास्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं वॉज या फिर वर। इज एम आर, वॉज वर, ये सब किसके पार्ट होते हैं, बी वर्ब के पार्ट होते हैं, बी के ग्रुप से बनते हैं ये इज एम आर और वॉज वर। तो फर्स्ट हमारा 3D हो गया, सेकंड क्या हो गया हमारा, टू बी। यानी टू बी का मतलब हुआ इज एम आर, वॉज वर, ये सारी प्राइमरी वर्ब्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टू हैव। टू हैव, अब हैव एक ऐसी फैमिली है जिसमें वर्ड्स कौन कौन से इंक्लूड कर सकते हैं हम, हैव, हैज, हैव और हैड। ये वर्ड्स हैव फैमिली से आते हैं। जैसे कि 3D फैमिली से कौन कौन से वर्ड आए, डू, डज, डिड। ऐसे ही टू बी फैमिली से कौन कौन से वर्ड आते हैं, इज एम आर, वॉज वर। ऐसे ही हैव फैमिली से कौन से वर्ड आते हैं, हैज, हैव और हैड। ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये सभी वर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं, इनको सबको बोला जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी। यानी है ये हेल्पिंग वर्ब ही, लेकिन उसका पार्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो ये हुए हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी के पार्ट, इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब का एक और पार्ट होता है जिसको हम सेकंड पार्ट बोलते हैं, और सेकंड पार्ट आपने देखा होगा मोडाल। कुछ लोग इसको मॉडल बोलते हैं, कुछ लोग इसको मोडाल बोलते हैं। बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल, दोनों ही ठीक होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे मोडाल। अब ये जो मोडाल होते हैं ये भी हमारी वर्ब होते हैं, इसको बोल सकते हैं मोडाल ऑक्सिलरी, मोडाल ऑक्सिलरी बोल सकते हैं हम इसको। और इसी का एक पार्ट होता है सेमी, सेमी मोडाल, सेमी मोडाल या सेमी मॉडल। तो मोडाल और सेमी मोडाल में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि आपने कभी कुछ बुक्स में अगर देखा हो कहीं पे, तो ऐसा लिखा होता है सेमी मेडल, सेमी मॉडल जो होता है उसका एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम मार्जिनल। क्या नाम दिया जाता है, मार्जिनल, सॉरी मार्जिनल। अब मार्जिनल और सेमी मॉडल एक ही मीनिंग होता है, चाहे आप इसको सेमी मॉडल बोलिए चाहे आप इसको मार्जिनल बोलिए, बात एक ही है। मोडाल और सेमी मोडाल में डिफरेंस ये होता है कि ये काउंटिंग करने पर आपको 10 दिखाई देंगे, और जो सेमी मोडाल यानी मार्जिनल होते हैं, इन वर्ब को अगर देखें तो ये टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनमें हम कौन कौन से वर्ड इंक्लूड कर सकते हैं, इनमें हम जनरली यूज करते हैं यूज्ड टू, यूज्ड टू और देयर, नीड। ये थ्री वर्ड्स किसके अंदर आ गए हैं, सेमी मोडाल के अंदर आते हैं। उसके बाद मोडाल्स होते हैं, जैसे हम कौन कौन से वर्ड इसमें इंक्लूड करते हैं, विल और शैल, कैन और कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ought to, must। ये 10, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ought to, must, इन सब को हम मोडाल बोलते हैं या मॉडल बोलते हैं। ये काउंटिंग में कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो देखिए कितने काउंटिंग में हुए, 10। लेकिन इसके 3 पार्ट्स यहां पर भी हैं, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, सेमी मोडाल या मार्जिनल। और इनको हम वर्ब बोल सकते हैं क्योंकि ये भी ऑक्सिलरी है, ये मोडाल ऑक्सिलरी और ये सेमी मोडाल ऑक्सिलरी है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर मोडाल और सेमी मोडाल में क्या डिफरेंस होता है, इनमें अंतर क्या होता है, हम कैसे मान ले ये सेमी मोडाल है। तो देखिए सेमी मोडाल किसको बोलते हैं, इसको सेमी मोडाल इसलिए बोला गया है क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी 10 मोडाल्स होते हैं उनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। आप देख पा रहे हो इनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। आप कभी देखिए कैन, कैन कोई वर्ब नहीं होती, शेल कोई वर्ब नहीं होती। लेकिन जो ये हम वर्ड यूज कर रहे हैं यूज्ड, डेयर, नीड,
अपने आप में ये वर्ब भी होती है। जैसे यूज्ड का मतलब होता है इस्तेमाल करना, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, नीड का मीन्स होता है कुछ रिक्वायर होना, कुछ जरूरत होना। इनका अपना मीनिंग है और ये वर्ब भी होती हैं, ये क्रियाएं होती हैं अलग से, जिसको एक्शन वर्ब बोलते हैं। तो क्योंकि ये वर्ब भी होती हैं और मोडाल्स भी होते हैं, इसीलिए इन टेंस से इनको अलग रखा गया है और इसको बोला गया है सेमी मोडाल या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो आपने देखा कि वर्ब को हमने टू पार्ट्स में स्प्लिट किया। पहला क्या था, मेन वर्ब, यानी जिसको बोला गया है लेक्सिकल, इसका मीनिंग होता है सेंटेंस में। और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को थ्री पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, एक मोडाल ऑक्सिलरी होता है और एक होता है सेमी मोडाल ऑक्सिलरी यानी मार्जिनल। प्राइमरी में क्या क्या हो सकते हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। और मॉडल 10 होते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट टू, मस्ट। और सेमी मॉडल और मार्जिनल कितने होते हैं, 3 काउंटिंग में, यूज टू, डेयर और नीड। ठीक है सी स्टूडेंट्स, आपको ये बातें ध्यान रखनी है, इनको ये ग्रामेटिकली बोला गया है। अब अलग अलग, ये एक तरह से पूरी इंग्लिश की नॉलेज है ये एक पेज पे। और आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते हो तो इन्हीं वर्डों को यूज करते हो, आप इन्हीं में कंफ्यूज होते हो। आपको सारे के सारे मोडाल्स भी सीखने होते हैं, इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना भी सीखना होता है। जैसे कि आगे की वीडियोस में इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ इनको यूज करना चाहिए। आज का जो मेरा मोटिव है मेन, वो यही सिखाना है कि इन वर्ब्स को किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे कैसे इनको सीखना चाहिए और इनका एक्चुअल में रोल क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि जो ये वर्ब है मेन और लेक्सिकल, इसका रोल क्या है। इसका रोल ये है कि इसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। हर सेंटेंस में एक लेक्सिकल या मेन वर्ब होना जरूरी होता है, ये इसका प्रॉपर मीनिंग हो गया। लेकिन हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस नहीं बनेगा। विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए अब कुछ एग्जांपल्स के लिए समझते हैं। आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझते रहना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूं कि कैसे इन दोनों में हम डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, और इनके कुछ रोल और फंक्शंस और समझेंगे। आगे देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए, जैसे कि हमने लेक्सिकल वर्ब के बारे में तो ये पढ़ लिया था कि उसका एक मीनिंग होता है, प्रॉपर मीनिंग होता है। जैसे सेंटेंस लिखें कि ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। अब जैसे मैं लिखता हूं ही प्लेस क्रिकेट, तो सेंटेंस बताइए इसमें कोई वर्ब दिखाई दे रही है आपको। आप कहेंगे सर इसके अंदर एक वर्ब है प्ले, खेलना। खेलना इसके अंदर वर्ब है जिसको हम प्ले बोल रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इस खेलना को यहां से हटा दूं, यानी ही क्रिकेट, क्या ये सेंटेंस बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि लेक्सिकल और मेन वर्ब, उसके बिना सेंटेंस नहीं बनता। क्योंकि प्ले का अपना मीनिंग है खेलना, और जिसका मीनिंग होता है जिस वर्ब का, उसी को लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, उसी को मेन वर्ब बोलते हैं। ओके, अब मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए प्ले, खेलना, क्योंकि इसका मीनिंग है तो इस वर्ब को हम क्या बोल सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब। ये हमारी मेन वर्ब हो गई। और उससे पहले भी एक वर्ब लिखी हुई है, देखो आपने देखा कि इज लिखा हुआ है। क्या मैं इस को यहां से हटा दूं मान लीजिए, तो क्या इसका मीनिंग खत्म हो जाएगा लाइन का? नहीं, इसका मीनिंग फिर भी रहेगा, ही प्लेइंग क्रिकेट। हमें ऐसा लगेगा कि वो क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि ग्रामर कितनी भी गलत लिख दो मीनिंग तो उसका आ ही जाता है फिर भी, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर बच्चे कह रहे कि सर इसके हटाने से फर्क भी नहीं पड़ता, तो फिर इसका यूज क्यों कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बताना। जैसे मान लीजिए आईएनजी फॉर्म होती है, आप जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है आईएनजी फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो कैसा भी कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म जरूर लगाते हैं हम लोग। जैसे अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके लिए कि ही गोइंग टू दिल्ली, ही गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, वह दिल्ली जा रहा है।
जा रहा था, जा रहा होगा, वो कुछ भी हो सकता है भाई। अब देखिए आगे, ही गोइंग टू दिल्ली, अगेन वही चीज, फिर से एक और सेंटेंस, ही गोइंग टू दिल्ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं कमेंट सेक्शन में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको ये तो पता है ये सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं। कॉन्टिन्यूअस इसलिए हैं क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, और ये गोइंग क्योंकि मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसको हम लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब बोल सकते हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए बस कि इसमें से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कौन सा है। क्या आप बता पाएंगे? बच्चे कह रहे सर इतने पागल नहीं है हम, आपने सारे सेंटेंस सेम लिखे हैं। बिल्कुल, तो कैसे पता चलेगा? यही एग्जैक्टली पॉइंट है। अब देखो, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। अब मेन वर्ब का फंक्शन है सेंटेंस को बनाना, उसके बिना सेंटेंस बन नहीं सकता। जैसे गोइंग को डिलीट करने से मीनिंग खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए प्लेइंग को डिलीट करने से मीनिंग खत्म हो गया था, लेकिन इज को डिलीट करने से मीनिंग खत्म नहीं हुआ, यानी मीनिंग फिर भी आ रहा था। यानी अगर मैं इस आईएनजी फॉर्म से पहले इज लगाऊंगा तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इस गोइंग से पहले वॉज यूज करूंगा तो ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर मैं इससे पहले लगाऊंगा विल बी तो ये बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो अब बताओ, ये जो इज, वॉज, विल, बी हम यूज कर रहे हैं, इसका रोल क्या है? आप खुद बताइए, इसका रोल क्या है? इसका रोल होता है टू टेल द टाइम ऑफ टेंस। टेंस का टाइम बताना, टेंस का टाइम बताना इसका मकसद होता है। गोइंग से हमें ये नहीं पता चला ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, हमें इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट है। इसका यही रोल है, ग्रामेरियंस ने सोच समझ के बनाया है इसको। आप बताइए, नाम लिखा है हेल्पिंग वर्ब, है ना? अब हेल्पिंग वर्ब क्यों नाम रखा है? क्योंकि उसको बनाया गया हेल्प करने के लिए। जब हम टेंस को आइडेंटिफाई करने में हम भूल जाएं कि कौन सा प्रेजेंट है कौन सा पास्ट है, तो हमें नीड पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट है, वॉज से पता चल रहा है ये पास्ट है, और विल बी से पता चल रहा है ये फ्यूचर है। इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। क्या कोई हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग होता है? बिल्कुल नहीं। मेन वर्ब का तो मीनिंग होता है लेक्सिकल का, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का कोई मीनिंग नहीं होता। क्यों यूज करते हैं बताया मैंने आपको, टू टेल द टाइम ऑफ टेंस, टेंस का टाइम बताने के लिए इसको यूज करते हैं। तो पॉइंट्स नोट करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए। पहला पॉइंट क्या हुआ? टू टेल द टाइम ऑफ टेंस, टेंस का टाइम बताने के लिए इसका यूज करते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर इसका मीनिंग होता है, हमने पढ़ा है, हमने तो ये भी पढ़ा है कि इज का मतलब होता है, वॉज का मतलब होता है था, थे, थी। ऐसा जरूर पढ़ा होगा आपने कुछ हिंदी मीडियम की बुक्स में। आपने ये भी पढ़ा होगा कि एम का मीनिंग होता है हूं। तो आप सर कह रहे हो कि इसका मीनिंग होता नहीं है, लेकिन बुक्स में लिखा है इसका मीनिंग होता है, और हम भी ऐसे पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप पढ़ते हो कि इसका मतलब है, तो आप इससे 30-40% तक तो काम चला सकते हो, लेकिन जो 100% प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए इंग्लिश में, वो कभी नहीं आएगी। क्योंकि एक्चुअल में है से पता ये नहीं है से तो ये पता चलेगा ना ये प्रेजेंट की बात है, थाथेती से पता ये चलता है कि पास्ट की बात कर रहे हैं, इससे थोड़ी ना पता चलता है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे को एक सेंटेंस लिखना है, आप उसको ट्रांसलेट करना, ज्यादातर बच्चे कर पाएंगे उसको। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं आपके लिए कि वह कार चलाता है, वह कार चलाता है, एक सेंटेंस हो गया। और एक सेंटेंस और लिख दूं, अगर आप बुरा ना माने तो एक और लिख लेते हैं। देखिए, जैसा मैं बाइक चलाता हूं, ठीक है बच्चे, मैं बाइक चलाता हूं। अब देखिए, अगर हम है का मतलब इज मान ले, ठीक है,
जबकि आप ऐसा कभी पढ़ते भी होंगे, अगर मैं है का मीनिंग इज मानता हूं तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही इज ड्राइव द कार। इसका ये मीनिंग बनेगा इस तरह से, ही इज ड्राइव द कार या ही इज ड्राइव द कार। आप ऐसा मीनिंग बनाएंगे। अगर क्योंकि अब इज क्यों लिखना है आपको, क्योंकि है आ रहा है, क्योंकि हिंदी मीनिंग देखो यहां लिखा है इज का है, जबकि इसका ग्रामेटिकली मीनिंग ये नहीं होता है, ये गलत है। देखिए जिसने टेंस पढ़े होंगे तो देखो पीछे की साउंड ता है, ते है, ती है हो, तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, नॉट एनी हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए इज को लिखना गलत रहेगा, सिंपली लिखा जाएगा ही ड्राइव्स द कार। ही ड्राइव्स द कार है पर इज लगाने की जरूरत नहीं है आपको। टेंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए ना हमें, तो ये थोड़ी ना हिंदी लिखी है वैसे चलना चाहिए, टेंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मैं बाइक चलाता हूं, देखो अब इसमें हूं आ रहा है, तो अब कुछ बच्चे इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, हु की रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, आई। कुछ बच्चों ने तो रिवाज मान लिया कि आई आने पर एम तो लगाएंगे ही लगाएंगे, जहां आई है वहां एम है ही है। तो आई एम राइड, क्योंकि बाइक चलाने के लिए राइड होता है, कार चलाने के लिए ड्राइव होता है, टू व्हीलर्स के लिए राइड होता है, और फोर व्हीलर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राइव। इसीलिए आई एम राइड द बाइक, ऐसा इसका ट्रांसलेशन बनेगा अगर हम क्या करते हैं, इस हूं का मीनिंग एम निकाल दे तब। लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि हूं का मतलब एम होता ही नहीं है। हूं से तो पता चल रहा है ये प्रेजेंट है, और इसकी लास्ट साउंड से पता चल रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि फर्स्ट फॉर्म से बनता है। और आई है तो इसलिए वर्ब में एसईएस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंगुलर होता है तो वर्ब में एसईएस लगाना चाहिए, आई के साथ एसईएस नहीं लगता, इसीलिए आई राइड द बाइक, ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग बनेगा। ठीक है ना बच्चे। तो देखिए अब कहां रह गया आपका वो मीनिंग, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ये मीनिंग इसका 30% तक, छोटी क्लासेस तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि हमें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना होता है, और ग्रामेरियंस की जो थिंकिंग होती है, उनके जो रिटन फॉर्म्स है, बड़े अच्छे से समझनी होती है हमें। ठीक है, तभी हम 100% प्रोफिशिएंसी दिखाते हैं अपनी किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हम बातें कर रहे थे उस पर हम दोबारा से चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो पहला रीजन निकल के आया टू टेल द टाइम ऑफ टेंस। दूसरा ये आया जो अभी अभी मैंने दिखाया आपको कि इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, इसको जस्ट हम टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। अब इसका थर्ड भी एक पॉइंट बनता है। देखो हेल्पिंग वर्ब को यूज हम क्यों कर रहे हैं, एक रीजन हमारे सामने ये भी है कि जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ओनली पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, सिर्फ कुछ करने के लिए ही बोलेंगे कि राहुल खेलता है, हम स्कूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, मैं कार नहीं चलाता हूं। ठीक है, क्या राहुल कार चलाता है, यानी आपको नेगेटिव भी बनाना पड़ सकता है, आपको हो सकता है उसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस, प्रश्न वाले सेंटेंस भी बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इनके लिए भी आपको क्या करना पड़ सकता है, हेल्प लेनी पड़ सकती है। और वो किसकी हेल्प लेते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब के। उसको भी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। मैं पहले इसको इरेज कर लूं एक बार, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, थोड़ा स्पेस बन जाए लिखने के लिए। बने रहिए वीडियो पर, मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूं पहले। देखिए अभी हमारे सामने सिर्फ जो लिखा हुआ है वो मेन यही लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो 2 पॉइंट समझ गए हैं, थर्ड पॉइंट आप समझेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए कि ही फ्लाई द काइट, इसका मीनिंग क्या बनता है, ही फ्लाइज द काइट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और फ्लाइज एक लेक्सिकल यानी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं। तो ही फ्लाइज द काइट, इसका मीनिंग है कि वह पतंग उड़ाता है। तो ये तो मैंने इसका पॉजिटिव मीनिंग बताया। आप बताओ इसका नेगेटिव मीनिंग क्या होगा। अब नेगेटिव में बनाना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि वह पतंग नहीं उड़ाता है। अब नहीं के लिए मुझे इंग्लिश में क्या लिखना पड़ेगा, नॉट। और अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियंस हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनमें से किसी को भी नोट नहीं लगा सकते।
ना तो आप किसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हो, ना ही वर्ब के बाद, ना ही ऑब्जेक्ट। ऐसा भी गलत होगा अगर मैं लिखता हूं ही नॉट फ्लाइज द काइट, ऐसा भी गलत होगा ही फ्लाइज नॉट द काइट, ही फ्लाइज द काइट नॉट, ये भी गलत है। यानी ना तो सब्जेक्ट, ना वर्ब, ना ऑब्जेक्ट, इनके बाद हम नॉट नहीं लगा सकते हैं। अब बच्चे कह रहे सर फिर नॉट लगाएंगे किसको? तो आप ध्यान रखो कि आपके पास क्या है हेल्प करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके लिए किया जा सकता है? नेगेटिव बनाने के लिए और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। पॉजिटिव में नहीं करते, नेगेटिव में करते हैं। तो अब इन नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिखा जाएगा? ही। अब देखो, अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, जिन बच्चों ने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कभी पढ़ा हो उनको पता होता है इसके लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं डू और डज। यानी इसको 3D से लेते हैं, डू डज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से। डू डज सिंगुलर के साथ डज लगाना चाहिए, प्लूरल के साथ डू लगाना चाहिए। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? डज। अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए इसको क्या लगाया जा सकता है? नॉट। तो इसीलिए लिखा जाएगा ही डज नॉट। और फ्लाई, अब हम SES नहीं लगाएंगे फ्लाई में क्योंकि डज के अंदर ऑलरेडी SES होता है। तो ही डज नॉट फ्लाई द काइट बन गया हमारा सेंटेंस, बिल्कुल सही सेंटेंस बना दिया हमने। अच्छा, अब इसको क्वेश्चन बनाएं, क्या वह पतंग उड़ाता है? अगर हम ऐसा बनाना चाहें क्या वह पतंग उड़ाता है तो क्वेश्चन हो गया ना ये तो उसके लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। विदाउट हेल्पिंग वर्ब यू कांट मेक एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे, डज को आउटसाइड लेके आएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाते समय सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब को। डज ही, इससे पता चल रहा है क्वेश्चन है ये। डज ही, बाकी वही चीज रहेंगी, फ्लाई द काइट। डज ही फ्लाई द काइट, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया क्वेश्चन। ठीक है ना? तो आपने सीखा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों करते हैं? नेगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। और टू टेल द टाइम ऑफ टेंस, जब आप टाइम ना बता पा रहे हो तब आप इसको यूज करते हो। और इसका कोई मीनिंग हिंदी नहीं होता है, इनको सिर्फ और सिर्फ टाइम और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए यूज किया जा सकता है। आपको समझ में आ रहा है सारे स्टूडेंट्स को? ओके। अब देखो, जैसे मैंने पीछे वाली पीछे की जो अब मैंने इरेज कर दिया उसमें लिखा था ना कि हेल्पिंग वर्ब्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमने पहले पढ़ा प्राइमरी होती है, फिर उसके बाद हमने मोडाल्स पढ़ा, फिर हमने सेमी मोडाल पढ़ा। तो देखो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मोडाल हो गया या सेमी मोडाल हो गया, वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं जैसे कि हेल्पिंग वर्ब। चाहे प्राइमरी हो, चाहे मोडाल हो, चाहे सेमी मोडाल हो, सबको आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो क्योंकि सबका फंक्शन एक ही जैसा है। सबका काम हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव के लिए करते हैं। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए मोडाल का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या मोडाल का कोई हिंदी मीनिंग निकालना चाहिए हमें। देखिए जैसे, अब देखिए क्या मोडाल भी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करता है, देख लेते हैं उसको भी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही कैन डांस वेल। तो आप इसका क्या मीनिंग निकालेंगे? देखो अब मैं डांस, डांस का अपना मीनिंग आ रहा है, तो यह हमारी एक लेक्सिकल वर्ब मानी जाएगी, यानी मेन वर्ब मानी जाएगी। और कैन, अब कैन को हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारी मोडाल वर्ब है और मोडाल है इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। अब मैं कहता हूं अगर इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है आपको तो कैन को नोट लगाओगे या डांस को? तो बच्चे कह रहे सर डांस को नोट नहीं लगा सकते क्योंकि किसी मेन वर्ब को नोट नहीं लगाते, नॉट लगाया जाता है किसको? हेल्पिंग वर्ब को। तो मोडाल भी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए नोट लगाया जा सकता है तो क्या बनाया जाएगा? ही कैन। और हमेशा ध्यान रखेंगे जब कैन नॉट एक साथ हम लिखते हैं तो कैन और नॉट को एक साथ लिखना चाहिए, अलग अलग स्प्लिट नहीं करना चाहिए इसको। या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कांट लिख दीजिए या कैन नॉट एक साथ लिख दीजिए, इनके अंदर अंतर नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो ही कैन नॉट डांस वेल, इस तरह से इसको बनाना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन बनाना हो तो कैन को आप आउटसाइड ला सकते हो और ही को इनसाइड ले जा सकते हो। कैन ही डांस वेल। अब इसका क्या बन गया बच्चे? ये क्वेश्चन बन गया इसका। ये वह डांस कर सकता है, वह डांस नहीं कर सकता है, क्या वह डांस कर सकता है? क्वेश्चन पूछ रहे हो आप उनसे, यस नो वाला। ठीक है ना? तो एक तो बात आपको ये समझ में आ गई कि मोडाल्स भी सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बना सकते हैं।
एक चीज तो ये। अब दूसरा कि सर जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब का मतलब नहीं होता हिंदी में, इसका मतलब है नहीं होता, वाज का मतलब था नहीं होता है, तो क्या हम बताओ, क्या कैन का मीनिंग सकता होता है? लेकिन हमने तो पढ़ा है, हम यही पढ़ते हैं, कैन का मीनिंग क्या होता है? सकता, सकता या फिर सकता है। जैसे मैं डांस कर सकता हूं, तो अपने आप सकता आ रहा है ना, तो हम इसलिए क्या करते हैं। अब खुद सोचिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलता हूं आपको कि वह डांस कर सकता है, तो उसकी एंड की साउंड सकता आ रही है, इसलिए आप कैन लगा रहे हो, या इसलिए लगा रहे हो कि आप उस पर्सन की एबिलिटी शो कर रहे हो? हालांकि लॉजिकली देखा जाए ना, तो जहां किसी की एबिलिटी शो करनी हो, पावर शो करनी हो, कैपेसिटी शो करनी हो, वहां हम कैन का यूज करते हैं, है ना। पोटेंशियल है कुछ करने, कुछ कर सकता है वो पर्सन, सकता की साउंड ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन लॉजिक नहीं होता वो, लॉजिक है एबिलिटी। अब मान लो जी इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी अगर ऐसे लिखूं, मान लीजिए हिंदी में कि वह डांस कर लेता है, वह डांस कर लेता है, तो क्या इसको अलग तरह से ट्रांसलेट करोगे आप? बिल्कुल नहीं। ये अभी भी हम उसकी एबिलिटी बता रहे हैं, वह डांस कर लेता है, इसका मतलब वो डांस कर सकता है, तो इसको भी ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा? ही कैन डांस। और अच्छा कर सकता है तो वेल लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें लेता आ रहा है, सकता तो आया ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब इसका भी मीनिंग हिंदी में नहीं निकालना चाहिए। हालांकि हम कुछ लेवल पर सीखने के लिए हेल्प ले सकते हैं, लेकिन फिर भी 100% एक्यूरेसी के लिए हमें उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ ना, टेंस क्लासेस में टेंसेस पढ़ाता हूं जब मैं, तो मैं आपको बोलता हूँ हर एक टेंस हम साउंड से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका एक लॉजिक भी होता है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग समझेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे जितने भी मॉडल्स पढ़ते हैं ना, उन सब मॉडल्स में हम क्या करते हैं, उसका भी एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को पढ़ना चाहिए हमें। जैसे मोडाल्स में क्या करते हैं हम, मोडाल्स में आपने देखा होगा हम एबिलिटी सीखते हैं किसी की योग्यता बताने के लिए, है ना। कभी किसी को एडवाइस करना है, सलाह देनी है, तो उसके लिए हम शुड यूज कर लेते हैं। कोई रूल फॉलो करना है, उस रूल के लिए हम मस्ट यूज कर लेते हैं, है ना। इस तरह से यू परमिशन के लिए आप कैन यूज कर लेते हैं, फॉर्मल परमिशन के लिए मे यूज कर लेते हैं। आपको कभी करेज साहस की बात बतानी है तो आप डेयर यूज करते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट है, किसी चीज की जरूरत है तो नीड यूज कर लेते हैं। तो ये सारे लॉजिक्स हैं, ये सारे लॉजिक बेस्ड हैं, ना कि हिंदी के बेस्ड हैं। इसको हमें हिंदी से कनेक्ट करके नहीं समझना, इसके लॉजिक समझना है, एडवाइस के मामले में कौन सा यूज करें, रूल में कौन सा यूज करें, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सीखना चाहिए। चलो आज की क्लास में इतना ही कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे की क्लासेस में देख लेंगे, जितना मैंने पढ़ा है आप इसको पढ़ लीजिए। देखूंगा मैं इस वीडियो में जो कुछ रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, नहीं तो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। ओके बाय स्टूडेंट्स, ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।